हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन थिंकर्स पर। साथियों, वेलकम टू एजुकेशन थिंकर्स। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। साथियों, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हमारे द्वारा बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेस को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि ग्रोइंग अप एज ए लर्नर इस सब्जेक्ट की एक सीरीज शुरू की गई है, जिसमें बीएड फर्स्ट ईयर का संपूर्ण सिलेबस हमारे द्वारा शिक्षक बेंच के दौरान बिल्कुल फ्री कवर कराया जाएगा। आज क्लास 2 है। आप पहली क्लास चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है शिक्षा मनोविज्ञान, उसका अर्थ, प्रकृति और अक्षेत्र। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस तरीके की तैयारी करा रहा हूं कि आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में बहुत बेहतर और बहुत अच्छा मैटर एक बहुत बेहतरीन तरीके से लिख सके। आइए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा। शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो शिक्षा और एक मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के बारे में हमने कल अध्ययन किया था। अब हम शिक्षा के बारे में अध्ययन करते हुए शिक्षा क्या है, शिक्षा के अर्थ और परिभाषा को समझते हुए उसे जोड़कर फिर पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। चलिए बात करते हैं दोस्तों शिक्षा के बारे में। शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहा जाता है। शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं, जो लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है। आप देख सकते हैं एजुकेटम शब्द का रूपांतरण है, जिसका अर्थ है टू ब्रिंग अप टुगेदर। हिंदी में अर्थ जान लिया जाए तो क्या होगा? अर्थ ज्ञान से लगाया जाता है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। अब महात्मा गांधी जी ने कहा है, महात्मा गांधी जी की परिभाषा शिक्षा को लेकर बहुत ही फेमस है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का तात्पर्य व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा के समुचित विकास से है। ये तो था शिक्षा का अर्थ और गांधी जी के द्वारा दी गई शिक्षा की परिभाषा। अब बात करते हैं अंग्रेजी का साइकोलॉजी शब्द। ये तथ्य हमने कल भी छात्रों अध्ययन किया था साइकोलॉजी के बारे में, कि साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी और लोगस। साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है विचार विमर्श, अर्थात आत्मा के बारे में विचार विमर्श का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। आप देख सकते हैं एरिस्टो ने इस विषय को यथार्थ बनाया और कहा कि आत्मा शरीर से अलग नहीं है, विचार मनुष्य की क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। शरीर क्रिया विज्ञान ने मनोविज्ञान के अध्ययन में शरीर विशेष रूप से मस्तिष्क की क्रिया प्रतिक्रिया को महत्व देते हैं। अब हमने बात कर ली है दोस्तों शिक्षा क्या है और मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी क्या है, और हम शिक्षा और मनोविज्ञान के अर्थ को दो अलग अलग माध्यमों से पढ़ेंगे। यानी कि दो प्रकार के मैटर आपको इस वीडियो में शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को लेकर देखने को मिलेंगे। अब आगे बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। 1879 वुंट महोदय ने सर्वप्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की। इस प्रकार के प्रश्न टेट, सी टेट और अन्य एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। प्रयोगशाला में व्यक्ति के चेतन मन का अध्ययन किया गया। एक चेतन मन होता है, एक अचेतन मन होता है। 20वीं शताब्दी में फ्रायड ने मन को 3 भागों में बांटा, चेतन, अवचेतन और अचेतन। मनोविज्ञान ने चेतन के साथ साथ अचेतन मन का भी अध्ययन किया जाने लगा। इसके पश्चात व्यवहारवादियों ने मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने की बात कही। मनोविज्ञान वास्तव में मानव के व्यवहार समस्त पहलुओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यही बात हम कल जब हम पढ़ रहे थे मनोविज्ञान के अर्थ में, मनोविज्ञान में क्या था कि मानव के व्यवहार का वातावरण के साथ अध्ययन, वही बात यहाँ बताई गई है। ठीक है, अब बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। शिक्षा मनोविज्ञान से तात्पर्य शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया को सुधारने के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करने से है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक स्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। अब आप जानिए मनोविज्ञान क्या करता है। अब एक छोटी सी बात लीजिए, यानी कि साइकोलॉजी क्या करती है, मनोविज्ञान क्या करता है, मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है मनोविज्ञान वातावरण के साथ। अब जब बात हो रही है शैक्षिक मनोविज्ञान की, तो शैक्षिक मनोविज्ञान में क्या आ जाएगा कि शैक्षिक वातावरण में मानव के व्यवहार का अध्ययन। अब छोटी सी बात समझिए, एक छोटी सी लाइन कि शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है। समशिक्त अगर अर्थ हम निकालें तो शैक्षिक वातावरण में मानव के व्यवहार का अध्ययन
शिक्षा मनोविज्ञान है, वही बात ये 2 लाइन में लिखी गई है। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ के बारे में एक अलग तरीके से। स्किनर महोदय का इसमें मुख्य योगदान रहा है, उनके बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग है। यानी कि जब मनोविज्ञान के सिद्धांतों को हम शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करते हैं, वही शिक्षा मनोविज्ञान है। या ये कह सकते हैं कि शैक्षिक वातावरण में मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान है। आप इन दोनों अर्थों को समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान उन खोजों को शैक्षिक परिस्थितियों में प्रयोग करता है जो की विशेषता मानव प्राणियों के अनुभव और व्यवहार से संबंधित है। आप देख सकते हैं यह परिभाषा स्किनर के द्वारा दी गई थी। शिक्षा मनोविज्ञान उन खोजों को शैक्षिक परिस्थितियों में प्रयोग करता है जो कि विशेषता मानव प्राणियों के अनुभव और व्यवहार से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान 2 शब्दों के योग से बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। इसका शाब्दिक अर्थ है शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान। दूसरे शब्दों में मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप और शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। वही बात मैं कह रहा हूं कि शैक्षिक वातावरण में मानव के व्यवहार का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान है। और जब मनोविज्ञान के सिद्धांतों का हम शिक्षा में प्रयोग करते हैं तो वह भी शिक्षित मनोविज्ञान है। अब शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, ऑप्शो की आपको क्लियर हो गया होगा कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को विश्लेषण करते हुए स्किनर महोदय ने अधोलिखित तथ्यों की ओर संकेत किया। आप देख सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र मानव व्यवहार है। वही बात है, मनोविज्ञान का केंद्र भी मानव व्यवहार है और शिक्षा मनोविज्ञान का भी मानव व्यवहार ही है, क्योंकि हम शैक्षिक वातावरण में मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं। अब बात करें शिक्षा मनोविज्ञान खोज और निरीक्षण से प्राप्त किए गए तथ्यों का संग्रह है। अब मनोविज्ञान में खोज और निरीक्षण से प्राप्त किए गए तथ्यों का संग्रह है। क्या है दोस्तों, जैसा कि हमने कल अध्ययन किया था कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, वैज्ञानिक है। तो विज्ञान में क्या होता है, एक क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाता है। और वहीं शिक्षा मनोविज्ञान का एक क्षेत्र क्या है, अनुसंधान। यानी कि अनुसंधान से प्राप्त तथ्यों को मनोविज्ञान में शिक्षा मनोविज्ञान में शामिल किया गया है, न कि किसी भी तथ्यों को। शिक्षा मनोविज्ञान में संग्रहित ज्ञान को सिद्धांतों का रूप प्रदान किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि हर एक शिक्षा मनोविज्ञान में जो भी तथ्य आपको देखने को मिलेंगे, जो भी यानी कि शैक्षिक वातावरण में मनोविज्ञान के जो सिद्धांतों का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा, वो ज्ञान के रूप में संग्रहित रहते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान ने शिक्षा की समस्याओं का समाधान करने के लिए अपने स्वयं की पद्धति का प्रतिपादन किया है। यानी कि आपको ये समझना है कि मनोविज्ञान जो है, जब हम शैक्षिक वातावरण में मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग शिक्षा में करते हैं तो वही शिक्षा वातावरण है। और समाधान के लिए अपनी स्वयं की पद्धतियों का प्रतिपादन किया है। यानी कि मनोविज्ञान ने देखा है कि क्या शिक्षा में समस्याएं हैं और उनका समाधान किस प्रकार किया जा सकता है। ये सब शिक्षा मनोविज्ञान ने इनका उत्तर दिया है। शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत और पद्धतियां शैक्षिक सिद्धांतों और प्रयोगों को आधार प्रदान करते हैं। हाँ, यानी कि शैक्षिक जितने भी सिद्धांत हैं और जितनी भी पद्धतियां हैं, उनमें मनोविज्ञान तरीके से उनका प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाओं के बारे में। स्किनर महोदय ने क्या परिभाषा दी है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। वही बात है कि शिक्षा से संबंधित जितना भी हम अध्ययन करेंगे और उस अध्ययन में मनोविज्ञान का प्रयोग करेंगे तो वो संपूर्ण शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आ जाता है। करो एंड करो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। यानी कि लर्निंग प्रोसेस किसका पार्ट है, हमारी एजुकेशन का पार्ट है लर्निंग प्रोसेस, आप समझिए। और जब हम उस प्रोसेस का शुरू से लेकर और आखिरी तक, यानी कि जन्मावस्था से लेकर और वृद्धावस्था तक देखते हैं, तो यह संपूर्ण व्याख्या कौन करता है, निरीक्षण के तौर पर शिक्षा मनोविज्ञान करता है। अब बात करते हैं सोरे एंड टेलफोर्ड के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। वह मनोविज्ञान का वह अंग है जो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं की वैज्ञानिक खोज से विशेष रूप से संबंधित है। यानी कि जब मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है तो हम वैज्ञानिक तौर पर ही सीखेंगे। और जब उस वैज्ञानिक तौर को सीखने के लिए हम शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करते हैं तो वह शैक्षिक मनोविज्ञान में वैज्ञानिक खोज मानी जाती है। ये थी परिभाषाएं और परिभाषाओं का मुख्य रोल रहता है, आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे।
शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र बहुत बड़ा है और समस्या ये हो जाती है कि इस प्रकार के मैटर को आप नहीं तो किसी बीएड की बुक में देख पाएंगे, नहीं किसी मॉडल में देख पाएंगे। अब इसको ये हायर एजुकेशन में देखने को मिलता है, यानी कि ये नेट के मैटर से निकालना पड़ेगा और या एमएड के मैटर से निकालना पड़ेगा। वहाँ ये वाला विषय क्षेत्र आपको मिल जाएगा, लेकिन बीएड की बुक्स में ये नहीं मिलेगा। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझे, क्योंकि ये आपको मिलने वाला नहीं है, मॉडल से अलग है और बहुत ही यूनिक मैटर होने वाला है। इसको संभाल कर रख लेंगे। अब जब भी हम विषय क्षेत्र की बात करते हैं, विषय क्षेत्र यानी कि आपको बीएड में हमेशा इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा कि इस चीज़ की प्रकृति बताइए, क्षेत्र बताइए, प्रकृति बताइए, क्षेत्र बताइए। क्षेत्र से संबंधित आपको सिर्फ अपने दिमाग में एक बात सेट कर लेनी है कि जो क्षेत्र होता है, क्षेत्र का मतलब है कि हम उसमें क्या पढ़ते हैं। प्रकृति को तो कल मैंने बताया था कि क्या है और कैसा है। क्षेत्र है कि उसके अंतर्गत क्या क्या आता है जो हम पढ़ते हैं। इस पॉइंट्स को आपको ध्यान रख लेना है। और गलती से अगर मान लीजिए आपके सामने कोई प्रश्न क्षेत्र का आ गया है और आपके ध्यान नहीं है, तो आप तब भी कर पाओगे कि इसके अंतर्गत हमें क्या क्या इसमें आता है और किस किस का हम अध्ययन करते हैं। आइए बात करते हैं। अब मैंने आपके सामने 10 से 11 पॉइंट्स रखे हुए हैं। अब ये 10 से 11 पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको रख लेना। और यदि आप चाहते हैं कि इनकी डिटेल्स पूरी डिस्क्रिप्टिव रूप में आपको मिल जाए, तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, व्हाट्सएप चैनल का, टेलीग्राम चैनल का। आप वहाँ पहुँच जाएं, मैं वहाँ इस पीडीएफ को लगा दूंगा और आपको आसानी से यह पीडीएफ वहाँ से प्राप्त हो जाएगी। अब बात करते हैं वंशानुक्रम के बारे में। वंशानुक्रम किस प्रकार मनोविज्ञान का क्षेत्र है। वंशानुक्रम क्या होता है कि व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों से संबंधित होता है, यानी कि जो व्यक्तियों को जन्मजात शक्तियां प्रदान होती है उनसे संबंधित होता है, जिनको मनुष्य अपने पूर्वजों से ग्रहण करता है। तो इसमें क्या होता है कि मनोवैज्ञानिकों ने यह बात सिद्ध कर ली है कि बालक के विकास के प्रत्येक पक्ष पर उसके वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आपका विकास का क्षेत्र होता है, यानी कि सीखने का तरीका, आपका वृद्धि का तरीका, सब आपके माता पिता से प्रभावित होता है। तो यह सब मनोविज्ञान के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। मान लीजिए हम देख रहे हैं कि किस किस तरीके से किस चीज़ का प्रभाव पड़ता है, शारीरिक संरचना का, मूल प्रवृत्तियों का, मानसिक योग्यता का, व्यावसायिक अक्षमता का, आदि सब चीज़ों पर। और शैक्षिक विकास की पुष्टि से भी वंशानुक्रम का अध्ययन किया जाता है। तो ये तो संबंधित हो जाता है वंशानुक्रम से। अब बात करते हैं विकास। विकास का क्या होता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत भ्रूणावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक होने वाले, यानी कि आप वोम टू टोम की बात करेंगे, यानी कि गर्भ से कब्र तक की बात करेंगे, उस संपूर्ण विकास का जब अध्ययन किया जाता है तो वह एक मनोविज्ञान के, यह एक मनोविज्ञान तरीके से आ जाता है कि मनुष्य में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, क्या क्या संवेगात्मक पक्षों में परिवर्तन हो रहे हैं, क्या किशोर अवस्था में परिवर्तन हुए, क्या प्रौढ़ावस्था में परिवर्तन हुए। ये सब चीजें विकास के अंतर्गत आ जाती हैं। अब बात करते हैं व्यक्तिक भिन्नता की। व्यक्तिक भिन्नता बीएड के अंतर्गत हर एक टॉपिक के अंदर एक महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब इसमें कैसे यह मनोविज्ञान का क्षेत्र किस प्रकार है समझिए। संसार में कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं होते हैं। व्यक्ति सामाजिक तौर पर, मानसिक तौर पर उनके गुणों में भिन्नता पाई जाती है और अध्यापक अपनी कक्षा में छात्रों को संपूर्ण कक्षा की आवश्यकताओं तथा योग्यता के अनुरूप ही व्यवस्थित करता है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का सीखने का तरीका अलग अलग होता है। इसलिए अध्यापक को क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए टीचर है और ये स्टूडेंट है, हर स्टूडेंट का सीखने का तरीका भिन्न भिन्न है। जिस तरीके से मैं सीख लूंगा आप उस तरीके से नहीं सीख सकते। तो इसलिए मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या होता है कि जब शिक्षक को व्यक्तिक भिन्नता का पता होगा तभी वह विद्यार्थी को अच्छे तरीके से सिखा पाएगा। इसलिए व्यक्तिक भिन्नता मनोविज्ञान का पार्ट रखे गए हैं। आपकी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं व्यक्तित्व के बारे में। व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी के बारे में। शिक्षा मनोविज्ञान मानव के व्यक्तित्व तथा उससे संबंधित विभिन्न समस्याओं का भी अध्ययन करता है। मनोविज्ञान ने यह चीज सिद्ध कर दी है कि विकास तथा उसकी शिक्षा के व्यक्तित्व को भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी कि यदि किसी व्यक्ति के शिक्षा का विकास होगा तो उसमें उसकी व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में व्यक्तित्व का अध्ययन करके बालक के सर्वांगीण विकास को प्रशस्त किया जा सकता है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की पर्सनैलिटी का जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। कुछ बच्चे क्या होते हैं वो अंतर्मुखी होते हैं और कुछ बच्चे क्या होते हैं वो
बहिर्मुखी होते हैं। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी से मतलब है अंतर्मुखी क्या होंगे और बहिर्मुखी क्या होंगे। आने वाली क्लासेस में जब पर्सनैलिटी का टॉपिक आएगा हम इन पर भी अध्ययन करेंगे। अभी थोड़ा सा जान लेते हैं। अंतर्मुखी यानी कि वो अपने में खोए रहते हैं, जिनको आम भाषा में घुना भी कहा जाता है। उन्हें वो झिझकते हैं, पूछ नहीं पाते, और बहिर्मुखी सब कुछ चीजें स्पष्ट कर देते हैं। अब जब तक टीचर को इसकी प्रवृत्ति का नहीं पता होगा इस बच्चे की कि अंतर्मुखी है, उसको सिर्फ उसके एक्सप्रेशन देख के समझना होगा कि चीजें उसकी समझ में आई है या नहीं आई है, तो तब तक वह उसे बेहतर नहीं समझा सकता। और बेहतर समझाने के लिए क्या होगा कि उसकी पर्सनैलिटी को पढ़ना होगा। इसलिए पर्सनैलिटी को इसका शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र माना गया है। अब बात करते हैं विशिष्ट बालकों के बारे में। ऐसा नहीं है कि विशिष्ट बालक वही होते हैं जो लो होते हैं या जो डिसेबल होते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ बच्चे गिफ्टेड होते हैं, वो भी क्या करते हैं, वो भी विशिष्ट बालकों की श्रेणी में ही आते हैं, जो बच्चे गिफ्टेड। मनोविज्ञान का कार्य होता है कि शैक्षिक वातावरण में मनुष्य का अध्ययन करना। अब जब विशिष्ट बालक होंगे तो उनकी आवश्यकताएं भी विशिष्ट होंगी, और जब तक शिक्षक को यह नहीं पता होगा कि इनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप किस प्रकार लर्निंग कराई जा सकती है, तब तक शिक्षक बेहतर नहीं कर सकता। इसलिए विशिष्ट बालकों को शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में शामिल किया गया है। अब हम बात करते हैं अधिगम प्रक्रिया के बारे में। अधिगम प्रक्रिया एक लर्निंग प्रोसेस, यानी कि जब तक लर्निंग प्रोसेस की क्या कमी है, क्या अच्छाई है, क्या शिक्षण विधियां हैं, क्या तरीके हैं, जब तक इन सब चीज़ों का ज्ञान शिक्षक को नहीं होगा तब तक वह बेहतर टीचिंग नहीं कर सकता। इसलिए इनको क्या किया गया है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में शामिल किया गया है। अब बात करते हैं हम पाठ्यक्रम निर्माण की। पाठ्यक्रम निर्माण एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है शिक्षा मनोविज्ञान का। यानी कि जब एक शिक्षक को बेहतर तरीके से पता होगा कि बच्चे की आवश्यकता क्या है, उद्देश्य क्या है, इस विषय की उद्देश्य क्या है, वो सब निर्धारित होंगे, तो उनके अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण भी इसके अंतर्गत आता है। यानी कि मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग और मनोवैज्ञानिक तरीके से ही पाठ्यक्रम का यदि निर्माण होगा तो वह उत्तम रहेगा। इसलिए इसको शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में शामिल किया गया है। अब बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। मानसिक स्वास्थ्य यानी कि अगर शिक्षक को पता होगा कि छात्र की मेंटल हेल्थ किस लेवल की है, उसकी मेंटल एक्टिविटी किस लेवल की है, तभी वह एक बेहतर टीचिंग करा सकता है। वहीं शिक्षण विधियां मनोविज्ञान का क्षेत्र इसलिए मानी गई हैं कि छात्रों के समक्ष जब ज्ञान को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा तभी वह उसे आत्मसात कर सकते हैं। इसलिए शिक्षण विधियों को सिखाया जाता है। आप भी बीएड कर रहे हैं, शिक्षक बनने के लिए अग्रसर हैं, तो आपको भी शिक्षक विधियां सिखाई जाएंगी। कब? जब आपकी माइक्रो टीचिंग होगी, आपकी सिमुलेटेड टीचिंग होगी, आपको बताया जाएगा लेसन प्लान कैसे बनाए जाते हैं, वो सब प्रक्रियाएं। ये सब किसका पार्ट है? शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है। निर्देशन और परामर्श। निर्देशन और परामर्श इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि आपके द्वारा जब किसी छात्र को पढ़ा दिया जाता है तो उसके अंतर्गत कोई डिमोटिवेशन, कोई सुसाइडल प्रवृत्ति न हो, और उसको आप गाइडेंस दें, काउंसलिंग इस प्रकार से दें कि वह आने वाले समय में बेहतर कर सके। अब बात करते हैं मनोप्लास्ट पॉइंट के अनुसंधान। जैसे इसके बारे में पूर्व में भी बात हुई थी कि शिक्षा मनोविज्ञान का यह क्षेत्र है अनुसंधान, यानी कि क्या क्या समस्या है इसका अध्ययन, यानी कि मनोविज्ञान ने कर लिया शैक्षिक वातावरण का। अब उसको बेहतर कैसे किया जा सकता है, यह सब अनुसंधान से किया जाएगा, क्योंकि क्या है, मनोविज्ञान की प्रवृत्ति साइंटिफिक है, और साइंटिफिक क्या होता है? खोज करना। ठीक है, इसलिए अनुसंधान हो जाता है। अब अगर आप चाहते हैं कि इन सभी पॉइंट्स का आपको मैटर एक थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्टिव वे में 4-5 पेज का मिल जाए, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं। मैं वहाँ इसकी पीडीएफ लगा दूंगा और ये आपको मिल जाएगी। और आपको बेहतर बता दूं कि ये आपको बीएड की बुक या बीएड के मॉडल में आप इसको ढूंढ नहीं पाओगे, यह आपको नहीं मिलेगा क्षेत्र, क्योंकि यह हायर एजुकेशन में देखने को मिलता है। जो आपके सामने मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ये बिल्कुल यूनिक है। अगर आप इनको शामिल कर लेते हैं अपनी एग्जाम की कॉपी में तो एग्जामिनर पर एक विशेष ही इफेक्ट पड़ने वाला है। आगे बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में। प्रकृति यानी कि क्या है और कैसा है। क्या है और कैसा है, प्रकृति से मतलब है, कल भी मैंने यही बताया था आपको। चलिए बात करते हैं।
प्रकृति के बारे में। यह मनोविज्ञान की एक शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की ही तो एक शाखा है, यानी कि मनोविज्ञान ने क्या किया, शिक्षा के क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया, तो यह मनोविज्ञान की एक शाखा हो गई। इसी प्रकार यानी कि दार्शनिक मनोविज्ञान हो जाए तो यानी कि वह क्या करेगी, दर्शन के क्षेत्र में, फिलोसफी के क्षेत्र में कार्य करेगी। इस प्रकार से यह व्यवहारिक मनोविज्ञान अप्लाइड साइकोलॉजी है, यानी कि इसके अंतर्गत मनुष्य की शिक्षा को प्रभावशाली, यानी कि इसका प्रयोग करके देखा जाता है, ऐसी वैसी नहीं है। और इसमें केवल मनुष्य की शारीरिक एवं मानसिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर ही शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। इसके द्वारा मनुष्य के व्यवहार को समझा जाता है, यानी कि इसके द्वारा मनुष्य के व्यवहार को समझा जाता है, उनके व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है, उसे वांछित दिशा दी जाती है और उनके प्रत्येक व्यवहार के बारे में भविष्यवाणी की जाती है। कल बात हुई थी कि क्या है, नियंत्रण है। मनोविज्ञान के द्वारा मनुष्य के व्यवहार के बारे में जाना जाता है और उस पर क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। वहीं वो सब चीजें जब शैक्षिक क्षेत्र में अप्लाई हो जाती हैं, जब शैक्षिक वातावरण को नियंत्रित किया जाता है शैक्षिक व्यवहार के प्रति, तो और उसे वांछित दिशा दी जाती है। यानी कि मान लीजिए किसी बच्चे में टेंडेंसी देखी गई चोरी की, उसने अपने क्लासमेट की रेजर पेन सब चुरा लिया, तो उसको एक वांछित दिशा दी जाएगी, उसको समझाया जाएगा। यानी कि ये सब शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है। यह एक विधायक विज्ञान है, इसके द्वारा स्थापित सिद्धांत नियम वस्तुनिष्ठ सार्वभौमिक है। यानी कि यह एक इस प्रकार की विज्ञान के अंतर्गत आता है कि इसके सारे सिद्धांत सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, वो सत्यापित हो चुके हैं, उनमें किसी भी प्रकार की मिथ्यता नहीं है। इसको एक शुद्ध विज्ञान होते हुए भी पूर्ण रूप से शुद्ध विज्ञान नहीं है। इसके द्वारा स्थापित सिद्धांत एवं नियम निकट शुद्ध होते हैं, निकटतम शुद्ध विज्ञान है। ठीक है, यानी कि सारे नियम और प्रयोग जो मनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं वह सब क्या हो चुके हैं, सिद्ध हो चुके हैं, सार्वभौमिक है, उनमें जरा भी मिथ्यता नहीं है। आगे बात करते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। हमने अध्ययन किया शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, अर्थ और क्षेत्र के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो आप कमेंट कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक मुझे दे दीजिए। जब आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे तभी हम आपके लिए कुछ और बेहतर कर पाएंगे। तो बने रहिए आप हमारे चैनल एजुकेशन थिंकर्स के साथ, और लाइक करना न भूलें, सब्सक्राइब करना न भूलें, और एजुकेशन थिंकर्स को सपोर्ट करते रहिए। हम दिन प्रतिदिन बेहतर होने का प्रयास करेंगे और आपके लिए इसी प्रकार अच्छा मैटर बीएड के लिए और बीएड गाइडेंस हम आपको प्रदान करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।